आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है और साइंस की टेक्स्ट बुक में सेकंड वाला एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। अब ये चैप्टर आपने एट्थ में भी किया था और उससे काफ़ी सिमिलर है, ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें उससे ही एट्थ से ही टेक्स्ट बुक में भी थी। तो अब हमने एट्थ में क्या पढ़ा था कि जैसे एसिड्स हैं, पहले मैं एसिड्स की बात करूँगा कि एसिड्स क्या होते हैं। सो टू टेस्ट मतलब खट्टे। अगर आप एसिड्स को टेस्ट करो तो क्या है, उसमें खट्टा टेस्ट आपको आएगा। अगर आप एक रेड लिटमस यूज़ करो, आपने अगर पढ़ा हो एट में तो एक लिटमस टेस्ट होता है, एक रेड कलर का ब्लू कलर के दो ऐसे लिटमस के पेपर होते हैं। तो उसमें अगर कलर चेंज आए तो मालूम पड़ता है कि वो एसिड है या बेस है। तो अगर रेड लिटमस आप यूज़ कर रहे हो, रेड कलर का लिटमस पेपर, तो अगर आप एसिड में उसे आप डालते हो, ठीक है, एसिड से आप उसे वेट करते हो, तो रेड लिटमस क्या रहेगा, रेड में ही रहेगा, उसमें कलर चेंज नहीं आएगा। पर अगर आप ब्लू लिटमस यूज़ करते हो एसिड में, कि अगर आप एसिड के सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस के पेपर को आप डिप करोगे तो क्या होएगा, ब्लू लिटमस का कलर चेंज हो जाएगा रेड में। मतलब जो पोर्शन डिप हुआ है एसिड में वहाँ पे क्या आएगा, एक रेड कलर आ जाएगा। तो एसिड्स क्या करते हैं, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं और रेड लिटमस पेपर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब सेकंड आ रहा है हमारा बेस। अगर हम बेस की बात करें तो इनका टेस्ट क्या होता है, बिटर। तो ये बिटर टू टेस्ट है, मतलब कड़वापन होएगा। जैसे नीम में कड़वापन होता है तो वैसे ही बेस क्या होता है, बिटर होता है टेस्ट में। अगर आप रेड लिटमस यूज़ करोगे अब बेस में तो क्या होएगा, रेड लिटमस का कलर चेंज हो जाएगा ब्लू में, और जो ब्लू लिटमस है उसका कलर चेंज नहीं रहेगा, वो ब्लू में ही रहेगा। तो ये सिर्फ रेड लिटमस में कलर चेंज कर सकता है, ब्लू लिटमस में नहीं। तो अब लिटमस क्या होता है, वैसे हमने हमेशा पढ़ा है कि लिटमस की स्ट्रिप कहते हैं कितनी बार टेक्स्ट बुक में या कहीं पे। तो एग्जैक्टली ये जो स्ट्रिप होती है, ये पेपर होता है, ये बनता किससे है, लिटमस से। और लिटमस क्या होता है, एक प्लांट होता है लिचन करके, तो लिचन से ही हमें वो लिटमस मिलता है। इसलिए हम लिटमस पेपर को क्या कहते हैं, एक नेचुरल इंडिकेटर कहता है। ये किसी लैब में या किसी फैक्ट्री में ये केमिकल नहीं बनता है। लिटमस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से, एक प्लांट से मटेरियल मिला है, इसलिए लिटमस का एक नेचुरल इंडिकेटर है। जैसे कॉटन को हम क्या कहते हैं कि वो नेचुरल क्लॉथ है या एक नेचुरल क्लोथिंग का सब्सटेंस है, क्योंकि कॉटन एक प्लांट से मिला है। वैसे लिटमस को इसलिए हम, क्योंकि एक नेचुरली मिला है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिला है, इसलिए हम लिटमस को क्या कहते हैं, लिटमस को हम एक नेचुरल इंडिकेटर्स में डालते हैं। अब अगर नेचुरल इंडिकेटर्स हम लोग कह रहे हैं तो डेफिनेटली क्या होएगा कि एक ऐसे इंडिकेटर्स भी होंगे जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं, हमने लैब में, इंडस्ट्रीज़ में उन्हें प्रोड्यूस किया हुआ है, केमिकल्स बेसिकली। तो उसमें ना दो हैं जो आपको भी बताए गए हैं टेक्स्ट बुक में, एक है फिनोफ्थलीन, एक है मिथाइल ऑरेंज। तो पहले हम लोग फिनोफ्थलीन की बात करते हैं। अब फिनोफ्थलीन का जो ओरिजिनल कलर होता है वो क्या होता है, कलरलेस, ठीक है, उसका ना खुद का कोई कलर होता नहीं है। तो अगर आप एसिड में फिनोफ्थलीन यूज़ करोगे तो क्या उसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, वो कलरलेस है। और वो एसिड से कांटेक्ट में लाके भी क्या है, वो उसका कलर कलरलेस ही रहेगा। बट अगर आप बेस में ट्राई करते हो, अगर आप एक ऐसा सब्सटेंस यूज़ करते हो, एक ऐसा केमिकल, एक ऐसा कंपाउंड जो बेस है, तो क्या होएगा, या बेसिक इन नेचर है, तो फिनोफ्थलीन का कलर क्या है, चेंज हो जाएगा, वो कलरलेस से उसमें एक पिंक कलर आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग फिनोफ्थलीन को यूज़ कर सकते हैं बेस के बारे में पता करने के लिए। तो अब एक है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज का जनरली कलर क्या होगा, एक ऑरेंजिश ही होगा। तो अगर आप एसिड में ये डिप करते हो, या बेसिकली ये एक लिक्विड ही होता है, तो अगर आप एसिड के साथ कांटेक्ट में लाते हो तो मिथाइल ऑरेंज का जो लिक्विड होएगा, जो सॉल्यूशन होगा, वो एक रेडिश कलर देगा, एक रेड कलर में वो कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप उसे एक बेस के साथ आप टेस्ट करते हो, एक बेसिक मटेरियल के साथ, तब उसका कलर क्या है, येलोइश होगा। तो अगर ऑरेंज से वो रेडिश टोन दे रहा है तो वो क्या है, एसिड है। अगर वो ऑरेंज से वो येलोइश टोन दे रहा है, येलोइश शेड दे रहा है, तो क्या है, आपका सब्सटेंस जो आपने यूज़ किया है वो क्या है, बेस है। तो ये कुछ आपको दिए हुए सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं मिले, ये लैब्स में बनाए जाते हैं। तो ये दो टाइप के इंडिकेटर्स हैं जो आपको बताए गए हैं टेस्ट करने के लिए। तो अगर हमें पता करना है बेस्ट इसमें से कौन सा होगा, मिथाइल ऑरेंज, क्योंकि अगर आप बाकी सारे देख लो तो वो एक के हिसाब से बताते हैं चेंज, एक के हिसाब से नहीं बताते। जैसे अगर मैं फिनोफ्थलीन की ही बात करूं तो एसिड के साथ क्या है, वो कलरलेस था पहले और बाद में भी कलरलेस है। तो अगर हम लोग किसी सब्सटेंस को यूज़ करेंगे और क्या होगा, कलर में चेंज नहीं आएगा, तो क्या हम ये कह सकते हो पक्का एसिड है, नहीं। अगर वो एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, मतलब कैसा सब्सटेंस है कि ना वो एसिड है ना ही बेस है, जैसे प्योर वाटर है,
तो उस केस में क्या है कि अब मेरा कलर चेंज नहीं हुआ है, तो जो सब्सटेंस मैंने यूज़ किया है वो क्या हो सकता है, वो एसिड भी हो सकता है, वो एक न्यूट्रल भी हो सकता है, तो मुझे ना अपना एक डेफिनेट आंसर नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या इन सब के कंपैरिजन में मिथाइल ऑरेंज सबसे बेस्ट है, क्योंकि चाहे वो एसिड से आप उसे चेंज करने की कोशिश करो या बेस से, आपको एक कलर चेंज मिलेगा। तो आपको डेफिनेटली मालूम पड़ेगा कि आपके पास एसिड है या बेस है, और अगर कलर चेंज नहीं होता है तो मतलब क्या है, वो न्यूट्रल सब्सटेंस है। हम नेक्स्ट क्या है, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे इंडिकेटर्स जिनकी स्मेल के थ्रू हम लोग बता सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है, उसे हम लोग क्या बुलाते हैं, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का फ़ायदा क्या है कि अगर जैसे हम लोगों ने पहले वो लिटमस देखे, वो देखो सारे विजुअल है, वो आप अपनी आंखों के थ्रू देख सकते हो कलर चेंज करके, कि कलर चेंज अगर होता है तो कि वो एसिड है या वो बेस है। तो अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड है, मतलब इन शॉर्ट जो देख नहीं सकते, उनके लिए ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो फिर स्मेल से भी मालूम पड़ जाता है कि एसिड है या बेस है। तो ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के अब 3 एग्जाम्पल जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, वो क्या है, एक वेनीला है, ऑनियन और क्लोव। अब अगर प्योर वेनीला डेफिनेटली किसी ने नहीं देखा होगा, वैसे वेनीला एसेंस जो होता है वो ऑलमोस्ट प्योर वेनीला ही होता है। तो अगर वेनीला आइसक्रीम के थ्रू आप समझना चाहो या वेनीला एसेंस के थ्रू, तो वेनीला की एक बहुत ही अच्छी स्मेल होती है, प्लेजेंट स्मेल होती है। तो अगर आप वेनीला को या वेनीला एसेंस हो गया या प्योर वेनीला को आप एसिड के कांटेक्ट में लाते हैं, तो उसकी स्मेल वैनिश नहीं होगी। इसमें लिखा हुआ है स्मेल डज नॉट वैनिशेस। वैनिशेस मतलब ख़त्म नहीं होएगी, ठीक है, वो डिसअपियर नहीं होएगी। तो अगर स्मेल वैनिश नहीं हो रही है तो मतलब क्या है, वो एसिड है या वो न्यूट्रल है। इन शॉर्ट वो बेस तो नहीं है। बट अगर आप वेनीला सब्सटेंस को बेस के साथ अगर आप चेक करते हो तो क्या होएगा, स्मेल वैनिश हो जाएगी या स्मेल ख़त्म हो जाएगी। तो अगर वेनीला की स्मेल किसी चीज़ के कांटेक्ट में आके, किसी सब्सटेंस के कांटेक्ट में आके ख़त्म हो जाती है, तब क्या है, वो सब्सटेंस डेफिनेटली क्या होगा, एक वो बेस होगा, बेसिक इन नेचर होगा। तो हम बेस को ये भी बुलाते हैं बेसिक इन नेचर। तो वो उसका मतलब यही होगा कि वो क्या है, वो बेस है। अगर ऑनियन की हम बात करें, ऑनियन की स्मेल डेफिनेटली मैक्सिमम लोगों को अच्छी नहीं लगती है, बट ऑनियन की एक डेफिनेट एक स्मेल होती है। तो अगर वापस यही है कि एसिड के साथ अगर आप टेस्ट करते हो तो स्मेल में कोई फ़र्क नहीं आएगा, स्मेल वैनिश नहीं होगी। बट अगर आप एक बेसिक सब्सटेंस के साथ उसे यूज़ आउट करते हो या अगर आप ट्राई करते हो तो क्या होगा, स्मेल वैनिश होगी। इसलिए क्या होता है, जैसे कितने लोगों को होता है कि ऑनियन जब कोई खाता है तो उसके मुंह से बहुत स्मेल आती है। तो टूथपेस्ट वो एक बेसिक होता है, वो बेसिक क्यों होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, बट टूथपेस्ट ना बेसिक होता है नेचर में, वो एक बेस होता है। इसलिए टूथपेस्ट यूज़ करके क्या है, वो स्मेल ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि हाँ, टूथपेस्ट की भी एक स्मेल होती है फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग सी। सेकेंड क्या होता है, क्योंकि टूथपेस्ट बेसिक ही नेचर है, तो वो ऑनियन के साथ रिएक्ट कह लो या ऑनियन की स्मेल को वो क्या है, वो ख़त्म कर देगा। तो ऑनियन की जो एक स्मेल है वो एक बेस से ख़त्म हो सकती है, बट एक एसिड से नहीं कभी भी। अब एक क्लोव है, क्लोव क्या होता है आपका, जिसको हम हिंदी में लौंग बुलाते हैं। अगर जिसको क्लोव ना पता हो या लौंग भी ना पता हो हिंदी में कि किसको कहते हो, एक बार गूगल पे चेक कर सकता है। तो क्लोव या जिसको हम लौंग बुलाते हैं, तो अगर हम उसको करें तो ये ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में ना एक तीनों में सेम है कि वो एसिड के साथ कोई चेंज नहीं देंगे, बट अगर वो एक बेस के साथ वो कांटेक्ट में आएंगे तो उनकी स्मेल क्या आएगी, वैनिश हो जाएगी, उनकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। अब बात अगर हम लोग रिएक्शंस की करें, क्योंकि अब रिएक्शन वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है, तो ये टाइप ऑफ रिएक्शंस है। मैंने इसमें भी एग्जांपल दिए नहीं है, वो मैं आपको एक नोटबुक के थ्रू, एक कलरिंग के थ्रू समझाऊंगा। तो पहला क्या है कि मेटल और एसिड की, अगर एक मेटालिक सब्सटेंस जैसे कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, ये एक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, आपको एक सॉल्ट मिलेगा। सॉल्ट को हमेशा आप NaCl या कॉमन सॉल्ट, नमक जिसे हम कहते हैं, वो मत सोचना। एक न्यूट्रल सब्सटेंस होता है सॉल्ट, जो एसिड, एक एसिडिक चीज़ और एक बेसिक चीज़ से रिएक्ट करके मिलता है, वो जो आपने 8th में पढ़ा था। तो आपको एक सॉल्ट मिलेगा जो जनरली न्यूट्रल होगा नेचर में, और आपको क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो अब जब ये क्या है, ये रिएक्शन का एक सिनॉप्सिस है, या रिएक्शन में एग्जैक्टली आपको मिलेगा क्या, ये है रूल जिसे हम कहते हैं। तो अब डेफिनेटली अगर मेटल चेंज होते रहेंगे, कि कभी जिंक के साथ रिएक्शन है, कभी कैल्शियम के साथ रिएक्शन है, एसिड भी चेंज हो सकता है, कभी HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4।
तो जो रूल है वो यही रहेगा कि आपको एक सॉल्ट मिलेगा और एक हाइड्रोजन गैस आपको मिलेगी। तो रूल को छोड़ के क्या, ऑफ कोर्स एलिमेंट्स चेंज होंगे, तो रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं उसमें भी एक चेंज आएगा। तो अब इसको करना कैसे वो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। तो अब ये है, जैसे आपको मैं इसमें दिया हुआ है कि कैल्शियम है, Ca क्या है हमारा, कैल्शियम है, HCl क्या है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसे हम कहते हैं। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिला है, CaCl2 प्लस H2। अब देखो इसको करना कैसे, मतलब बेसिक चीज़ क्या है कि इसको करना कैसे। जैसे अब मैंने जानबूझ के देखो H को रेड पेन से लिखा है और बाकियों को ब्लू से। तो अब हमें क्या पता था कि हमें सॉल्ट मिलेगा और एक हाइड्रोजन मिलेगा। तो एक बार अगर हम सॉल्ट को भूल जाएं कि हमें सॉल्ट कैसा मिलेगा, वो क्या होगा या उसका क्या फॉर्मूला होगा, तो एक चीज़ तो पक्की है कि आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। और हमने हमेशा देखा है हाइड्रोजन गैस को हम क्या है, H2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में बताते हैं। तो क्लियर है कि ये जो रिएक्टेंट्स में अगर आप देखो Ca है, HCl है, तो HCl का H निकल गया, वो H2 गैस बन गया। बैलेंसिंग पे मत ध्यान देना क्योंकि एक बार आपके प्रोडक्ट सही हो गए ना तो बैलेंसिंग बहुत आराम से हो जाती है। तो पहली बात क्या है कि HCl का H अलग हो गया, वो बन गया है H2 गैस। तो अगर आप लोग कर रहे हो तो Ca प्लस HCl एरो मार्क बनाने के बाद ना पहले H2 ही लिख दो कि हाँ भाई ये तो गारंटी है कि वो जो हाइड्रोजन गैस है वो किस फॉर्म में निकली है, H2 गैस में। तो H2 हो गया आपका, ठीक है। अगर CaHCl ये जो रिएक्टेंट्स है इसमें से H निकल गया तो क्या बचा आपका, Ca बचा है और एक Cl बचा है, यही दो रिएक्टेंट्स बचे हैं। तो वो दोनों मिल गए और वो बना CaCl2 जिसको हम कैल्शियम क्लोराइड भी बुलाते हैं। तो इस तरीके से करना है कि आपके पास अगर एक मेटल है और एक एसिड है तो एसिड का जो H वाला पार्ट है ना वो निकाल दो, उसे प्रोडक्ट में आप H2 गैस कर दो। तो जो बाकी बचेगा उसको आप कंबाइन कर दोगे, जैसे इसमें Ca और Cl मिला था तो वो क्या बना, CaCl2। अब वैसे 9th में बताया गया था आपको कि कैसे वैलेंसी के थ्रू बताया जाता है कि केमिकल फार्मूला क्या होगा। बट अगर किसी को दिक्कत आती है, किसी को नहीं याद है कि वो कैसे करते हैं या प्रॉब्लम आती है, एक ही बातें नहीं आता है, प्रॉब्लम आती है, तो एक सिंपल है, देखो जितना आप इसे प्रैक्टिस करोगे, अब ये रिएक्शंस है इसको अगर आप सिर्फ याद करोगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई मिस्टेक तो आएगी आएगी। अगर आप रिटर्न हमेशा अपने नोट्स के फॉर्म में, होमवर्क के फॉर्म में, प्रैक्टिस के फॉर्म में अगर आप लिखते जाओगे ना तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके लिए कोई स्पेशल एफर्ट्स लगाने नहीं पड़ेंगे, ना आपको सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे करूँ, वो अपने आप हो जाएंगे। तो खाली रिटर्न प्रैक्टिस से क्या है, ये आपको आ जाएगा। और रिटर्न प्रैक्टिस के बिना आप कुछ भी आप कर लो, बेसिकली उसमें कहीं ना कहीं तो मिस्टेक आएगी आएगी। तो ये है कि जो HCl का या किसी भी एसिड का, मैं एक और एग्जांपल आपको दे दूंगा डायग्राम के थ्रू या एक रिएक्शन लिख के। तो एसिड जो होगा, जैसे इसमें HCl है, किसी में H2SO4 होगा, तो उसमें जो हाइड्रोजन वाला पार्ट है उसे आप सेपरेट कर दो, जो बाकी पार्ट है उसे आप कंबाइन कर दो, तो क्या है आपका रिएक्शन सही आएगा। अब इसमें बैलेंसिंग मैंने की नहीं है, बट क्योंकि मेरे प्रोडक्ट आ गए हैं, सही आए हैं, तो बैलेंसिंग करना बहुत ईजी होगा। तो आपको बैलेंस करके बताता हूँ मैं। तो अब जब बैलेंसिंग की मैंने ट्राई की तो क्या था, देखो सिंपल था कि HCl में H एक एटम है, Cl एक एटम है, और अगर हम प्रोडक्ट में देखते हैं तो क्लोरीन के दो एटम है, Cl2 करके, और H2 मतलब हाइड्रोजन के भी दो एटम है। तो अगर मैं HCl के साथ 2 कर दूं तो दो क्लोरीन के एटम दोनों जगह पे अब सेम आ रहे हैं, दोनों जगहों पे दो दो क्लोरीन के एटम है और दोनों जगहों पे दो हाइड्रोजन के एटम है। तो 2H मतलब हाइड्रोजन के दो एटम, H2 मतलब हाइड्रोजन के दो एटम। तो अब क्या मेरी बैलेंसिंग हो गई है। तो अगर प्रोडक्ट सही आप बनाओ ना तो उसके बाद बैलेंसिंग करने में ज़्यादा सच कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको। बहुत ही रेयर कोई ऐसा होता है, कोई ऐसा इक्वेशन, कोई रिएक्शन जिसमें बैलेंसिंग करने में प्रॉब्लम आती है। तो 99% क्या बहुत ईजिली हो जाते हैं, बट आपके प्रोडक्ट क्या है, सही होने चाहिए। तो एक और इक्वेशन है जो मैंने की है कि जिंक, वैसे इसमें प्लस होना चाहिए था, मेरी फॉल्ट है। तो जिंक प्लस H2SO4 आपको क्या देगा, ठीक है। अब देखो ZnSO4 प्लस H2, जिंक सल्फेट वैसे उसे कहते हैं। तो अब देखो मेन क्या है कि H2SO4 में से H2 गैस सेपरेट हो गई है, तो बचा क्या, एक Zn बचा जिसको हम जिंक कहते हैं और एक SO4। तो Zn जिंक और SO4 को आप कंबाइन कर दो, और जो H2 गैस है वो तो आपको पता ही हमेशा मिलनी है, तो H2 मैंने अलग कर दिया, तो मुझे क्या मिला, जिंक और SO4। तो इसको कंबाइन करके क्या बना आपका, जिंक सल्फेट या ZnSO4। इसमें बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है भी नहीं क्योंकि अभी से ही बिना कोई नंबर डाले दोनों साइड सेम ही आ रहे हैं आपके नंबर ऑफ एटम्स हर एक एलिमेंट के।
चाहे वो जिंक हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे सल्फ़र हो, चाहे ऑक्सीजन हो, किसी को भी देख लो आप, तो सबके इक्वल आ रहे हैं। सिर्फ इसमें एक ही चीज़ का है कि बीच में मैंने प्लस नहीं डाला है और मेरा पहले जो जेड है वो थोड़ा 2 की तरह लग रहा है, तो उसको अगर आप देखो तो वो 2 नहीं है, वो जेड है। तो इस तरीके से करना है कि कोई भी एसिड में से आप H2 सेपरेट कर दो, जो बाकी बचेगा उसको आप मेटल के साथ जोड़ दो, तब क्या है आपका ये रिएक्शन आ जाएगा सही। तो इस तरीके से ये था कि मेटल और एसिड जब रिएक्ट करेंगे आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी और एक मिलेगा सॉल्ट, जो होना चाहिए न्यूट्रल। और न्यूट्रल पे अगर आप ध्यान ना भी दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक क्या है, आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो क्या है, एक मेटल और एक बेस का है। अगर आप इसे ना भी करो ना तो भी कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम रिएक्शंस होते हैं जिसमें एक मेटल एक बेस के साथ रिएक्ट करता है। तो अब ये एक इसका मैं एग्जांपल दे दूंगा, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं और होते भी बहुत ही कम है कि एक मेटल और एक बेस रिएक्ट करते हैं। थोड़ा बहुत आप लोगों ने किसी चैप्टर में देखा होगा, जैसे पहले वाला था केमिकल इक्वेशन जिसमें डिस्प्लेसमेंट होती थी, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डेफिनेटली आप ये चीज़ देख पाओगे। बट इसको छोड़ के डेफिनेटली बहुत ही कम ही रिएक्शंस होंगे जिसमें एक मेटल और एक बेस यूज़ करते हैं। तो इसका भी एक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, बट अगर आप इस पर ज़्यादा ध्यान ना भी दो तो भी ऐसा कोई इशू आएगा नहीं। तो एक ये एग्जांपल है, एल्यूमिनियम है प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और वो ये आपको एक सॉल्ट मिलेगा और एक हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो NaOH में जो H है, जो रेड ब्लू कलर में मिक्स हुआ हुआ है, वो H अलग होके H2 गैस बनेगा और बाकी चीज़ें क्या हो जाएंगी, कंबाइंड, कि Na, सोडियम, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, ये तीनों मिलके एक कंपाउंड बनाएंगे और एक हाइड्रोजन गैस आपको मिलेगी। तो अगर आपको देख के लग रहा है कि सर ऐसे तो कंपाउंड बनाना ना मुश्किल हो जाएगा कि ये बेस वाले रिएक्शन में, तो इसलिए इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं कि बहुत ही ज़्यादा कम रिएक्शंस होते हैं। मैंने पहले भी कहा था अगर आप ध्यान ना भी दो तो भी ठीक है, बट फिर भी आप लोगों को एक बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर एक मेटल बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको एक सॉल्ट मिलेगा और आपको मिलेगी हाइड्रोजन गैस। तो टफ़ है रिएक्शन करना या टफ़ है इसका रिएक्शन लिखना, तो इस पर आप मत ज़्यादा जाना। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि इसको अगर आप ना भी करो यार, कम ध्यान दो तो भी ठीक है, बट आपको एक बेसिक रूल ज़रूर पता होना चाहिए कि एक बेस और एक मेटल रिएक्शन पे आपको सॉल्ट देंगे और एक देंगे आपको हाइड्रोजन गैस। अब बात आती है नेक्स्ट टाइप के रिएक्शन की, जैसे मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड आपको देगा सॉल्ट प्लस वाटर। अब सबसे पहले ये समझना है कि मेटल ऑक्साइड है क्या। मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जब मेटल और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो और उससे जो आपको कंपाउंड मिलता है जिसमें एक मेटल और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट होते हैं, उसे हम कहते हैं मेटालिक ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में किया है। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं किया है या अगर आपको अभी भी मेटल ऑक्साइड नहीं समझ में आता है, तो एक सिंपल सी बात है, मेटल और ऑक्सीजन अगर यही दोनों चीज़ें एक कंपाउंड में होगी तो होता है मेटल ऑक्साइड। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ इसे समझाता हूँ। जैसे सबसे फेमस एग्जांपल है Fe2O3, जिसे हम लोग फेरस ऑक्साइड भी कहते हैं या नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं रस्ट। तो Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, रस्ट, जंग जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ये एक एग्जांपल है आपके मेटालिक ऑक्साइड का। देखो इसमें मेटल है और ऑक्सीजन है बस। Fe आपका आयरन है, ऑक्सीजन आपका नॉन मेटल है या वो ऑक्साइड है, तो Fe2O3 ये एक एग्जांपल होगा आपका। कुछ और एग्जांपल ये हुआ आपके, सबसे पहले है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ZnO जिंक ऑक्साइड, BaO बेरियम ऑक्साइड। तो अगर आप कोई भी देखो तीनों में से, तो उसमें क्या है, एक मेटल है और एक ऑक्सीजन है और कुछ भी नहीं है। इसे हम लोग बुलाते हैं मेटल ऑक्साइड्स। तो इसका रिएक्शन एसिड के साथ हम लोग पढ़ते हैं। तो मेटल ऑक्साइड और एसिड के रिएक्शन पे हमें मिलेगा सॉल्ट और वाटर। तो अब देखो, पहले अगर हम लोग मेटल और एसिड खाली देखते तो हमें क्या मिलता था, सॉल्ट मिलता था और हाइड्रोजन मिलता था। तो अब एक चीज़ ऐड हो गई है उसमें, रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो या ऑक्साइड आप कह लो। तो अब अगर कोई चीज़ ऐड हुई है तो प्रोडक्ट में भी कुछ चेंज आएगा ही। तो अब खाली हमें हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी, अब हमें मिलेगा वाटर। हाइड्रोजन की जगह पे चेंज क्या आएगा, वाटर आएगा, क्योंकि जो H2 पहले निकल रहा था अब वो ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। तो बेसिक चीज़ वही है कि आपको एक सॉल्ट मिलेगा और अब H2 की जगह पे आपको मिलेगा H2O। तो इसके मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स बताता हूँ। अब पहला एग्जांपल है हमारा सोडियम ऑक्साइड Na2O प्लस HCl। बैलेंसिंग पे अभी मत ध्यान देना, आप खाली प्रोडक्ट्स पे ध्यान दो। तो सोडियम ऑक्साइड Na2O प्लस आपका HCl। तो इसमें देखो, अब इसमें करना क्या है,
पहले प्रोडक्ट पे हम लोग ध्यान देंगे। इसमें आप H को और O को कर लो साइड में और उसका आप H2O बना दो सबसे पहले, जो आप एकदम लास्ट में देखोगे। तो अगर मैं देखूँ, मैंने HCl का H निकाल लिया, Na2O का O निकाल लिया, तो H2O बन गया। तो बचा क्या मेरे पास, एक Na रह गया और एक Cl। और Na और Cl को मिला के हमें पता है हमें हमेशा क्या मिलता है, NaCl, जिसको हम सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, कॉमन सॉल्ट, नमक। तो ये आपका आराम से ऐसे रिएक्शन हो जाएगा। तो पहले आप प्रोडक्ट्स पे ध्यान दो। तो देखो, अब O निकाल दिया, H निकाल दिया, H2O हो गया, Na2O में से O निकाला, Na मिल गया, HCl में से H निकाल गया, मुझे Cl मिल गया। और Na और Cl को मिला के हमें क्या मिला, NaCl। तो बैलेंसिंग आराम से हो जाएगी। अगर आप देखो Na2O है, उधर पहले खाली NaCl में खाली Na होता, तो आप वहाँ पे अगर आप 2 डालो तो 2Cl है। मैंने HCl में एक सिंगल Cl था, इसलिए मैंने वहाँ पे भी अगर मैं 2 ऐड करूँगा तो अब क्या, ये बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस करना बहुत ही ईजी हो जाएगा अगर आपके प्रोडक्ट्स सही हैं तो। अगला है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस HCl। तो अब देखो, MgO प्लस HCl। अभी भी मैं कह रहा हूँ हम लोग नंबर्स पे ध्यान नहीं देंगे, खाली प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स पे। तो अगर मैं MgO में से O निकालूँ और HCl में से H निकालूँ, तो पहले तो H2O बन गया। बचा क्या, MgO में से O निकाल के मैग्नीशियम, और HCl में से H निकाल के क्या मिला मुझे, Cl। तो Mg और Cl का हमेशा प्रोडक्ट क्या बुलाया जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है MgCl2। तो इसमें बैलेंसिंग बहुत ही हल्की सी आपको कहीं पे करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से ऐसे रिएक्शन आराम से हो जाएंगे। बस आप H और O को हटा के H2O बनाओ, जो बचा है उसको कंबाइन करके देखो उस कंपाउंड को, जनरली आपने क्या लिखा है, क्या पढ़ा है, वो कर दो तो आपका 99% काम ख़त्म हो जाएगा। बैलेंसिंग बहुत ही छोटी मोटी रह जाएगी। तो अगला आपका ये है CuO, कॉपर ऑक्साइड जिसे हम कहते हैं, प्लस HCl। तो वापस H और O निकाल के H2O बना, बचा मेरा कॉपर और क्लोरीन, Cu और Cl, तो वो बना CuCl2, जिसको हम कहते हैं कॉपर क्लोराइड। अब देखो, अब फ़र्क सिर्फ ये है कि एसिड चेंज हो सकता है कि इसमें HCl की जगह अगर H2SO4 होता, तो होता ये कि H2 अलग हो गया, मुझे SO4 मिल गया। तो मेटल वाला पार्ट, जैसे अगर मैं पहली जगह पे करता Na2O प्लस H2SO4, तो देखो H2 और O H2O बना देता, बचता क्या मेरे पास, Na और एक SO4। तो Na2SO4, जिसे हम सोडियम सल्फेट भी कहते हैं, वो बन जाता। बेसिक रूल वही है कि H और O को हटा के जो बचता है उसको आप देखो क्या कंपाउंड बनता है, आपने क्या पढ़ा हुआ है, क्या देखा हुआ है, तब ये रिएक्शन बहुत सिंपल है। सब चीज़ें रट्टे मारने के, मगअप करने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। तो करना कैसे ये सीखो, ताकि अगर कोई भी आ जाए तो आप आराम से उसे कर पाओ। अब अगले टाइप का रिएक्शन है हमारा मेटल कार्बोनेट्स या मेटल बाइकार्बोनेट्स। पहले हमें ये समझना है कि मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स होते क्या। जैसे देखो, नाम से ही आप लोगों को मालूम पड़ रहा होगा कि मेटल कार्बोनेट्स है कि उस कंपाउंड में क्या होगा, मेटल होगा, कार्बन होगा और ऑक्सीजन होगा। तो यही फैक्ट भी है, मेटल कार्बोनेट्स का यही मतलब होता है कि एक मेटल, एक कार्बन और ऑक्सीजन, इन तीनों एलिमेंट से जो कंपाउंड बनता है उसे हम लोग बुलाते हैं मेटल कार्बोनेट्स। तो उसका भी आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। तो जैसे लाइमस्टोन, जिसे मार्बल का भी हम इसे फॉर्म कहते हैं, तो CaCO3। तो अगर आप देख पाओ, Ca हमारा मेटल है, कैल्शियम, और CO3 मतलब कार्बन और ऑक्सीजन। तो CaCO3 एक परफेक्ट एग्जांपल होगा हमारे मेटल कार्बोनेट का। तो अगर एक कंपाउंड में मेटल है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये तीनों ही चीज़ें हैं, इसे हम लोग क्या बुलाते हैं, मेटल कार्बोनेट। अब बात आती है मेटल बाइकार्बोनेट, या जिसको हम लोग मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। तो अब मेटल बाइकार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एक ही बात है, और बहुत ही हल्का सा फ़र्क है कि अगर एक मेटल कार्बन ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी प्रेजेंस में हो, उस कंपाउंड में हाइड्रोजन भी है, तो उसे हम मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। तो अगर आप ये वाले कंपाउंड में देखो, इसमें NaHCO3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम लोग मेटालिक कार्बोनेट्स कह रहे हैं, बाइकार्बोनेट्स कह रहे हैं, ये आप आगे बहुत देखोगे क्योंकि एक तरीके के सॉल्ट्स ही हैं। तो अब सोडियम बाइकार्बोनेट इसे हम क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक मेटल है सोडियम, कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन भी है। तो अगर एक कंपाउंड में एक मेटल, एक हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ये चारों एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, उसे हम लोग क्या बुलाते हैं, मेटालिक बाइकार्बोनेट या मेटालिक हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अब मेटालिक बाइकार्बोनेट का ये एग्जांपल हो गया आपका ये। तो अब हम लोग क्या है, रिएक्शन देखते हैं कि अगर एक
मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट ये रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, तो फिर हमें क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं और उसे फिर हमें करना कैसे है। तो अगर आप देख पाओ अपनी 5th लाइन में कि मेटल कार्बोनेट्स या मेटल बाइकार्बोनेट्स एसिड के साथ जब रिएक्ट करेंगे वही बात है, एक हमें सॉल्ट मिलेगा, एक हमें वाटर मिलेगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो ये स्टेप बाय स्टेप मैंने ऐसे आपको किया कि खाली मेटल और एसिड हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन दे रहा था, मेटल ऑक्साइड हुआ, ऑक्सीजन एक तरीके से हमारा ऐड हो गया, तो हाइड्रोजन में भी चेंज आ गया। अब खाली मुझे हाइड्रोजन नहीं, अब मुझे हाइड्रोजन की जगह पे वाटर मिलेगा। अब वैसे अगर आप देखो तो कार्बन ऐड हो गया। अगर मैं मेटालिक कार्बोनेट की बात करूँ, बाइकार्बोनेट की बात करूँगा तो हाइड्रोजन भी ऐड हो गया और कार्बन भी ऐड हो गया मेरा मेटल के साथ। तो इसलिए क्या है, प्रोडक्ट में भी एक डिफरेंस आ रहा है। अब सॉल्ट मिलेगा हमें, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा CO2 प्लस वाटर। तो अगर आप ऐसे सीक्वेंस वाइज पढ़ो ना तो याद करना समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ये तीनों चीज़ें हमें मिलेंगी अगर हम एक मेटल कार्बोनेट या मेटल के बाइकार्बोनेट को हम लोग एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। ऑफकोर्स एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। तो आपका पहला एग्जांपल है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस HCl। तो अगर हम लोग देखेंगे, देखो हमें क्या पता था, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। तो आप ऐसे है ना कि सबसे पहले तो आप CO2 और H2O ही करो। तो Na2CO3 में से एक CO2 निकल गया आपका, कार्बन निकल गया, ऑक्सीजन काफ़ी निकल गया, H2O हो गया आपका, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ HCl में से H निकल गया और जो पहले सोडियम कार्बोनेट में से ऑक्सीजन थोड़ा सा निकला था, थोड़ा सा रह गया था, वो वाला ऑक्सीजन भी निकल गया। तो मेरे पास फिर बचा क्या है, अगर सोडियम कार्बोनेट में से मैं देखूं CO3 हट चुका है, वो CO2 और H2O में कन्वर्ट हो गया और HCl में से H हट गया, तो क्या मिलेगा मेरे को, एक Na रह गया सोडियम कार्बोनेट में से और एसिड में से H हट के हमें खाली Cl रह गया। तो Na और Cl हमें पता है वो क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड। अगर मैं सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखूँ तो Al2CO3, बाहर एक और 3 है उसके, प्लस HCl। अभी भी हम लोग बैलेंसिंग पे नहीं जा रहे हैं। तो देखो अब CO3 तो CO3 यूज़ हो जाएगा CO2 बनने में और HCl का H और ऑक्सीजन के साथ वो बन गया H2O। तो बचा क्या हमारे पास, एल्यूमिनियम कार्बोनेट में से अगर CO3 हट गया है तो एल्यूमिनियम रह गया और अगर HCl में से H हट गया है तो मेरे पास Cl रह गया। तो ये एल्यूमिनियम और ये क्लोरीन ये मिलके क्या बनाएंगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला है आपके सामने AlCl3। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा कि एक जो मेटालिक कार्बोनेट है उसमें से आप मेटल वाला पार्ट और HCl या H2SO4 होता तो हाइड्रोजन को छोड़ के जो बचता है, HCl में Cl बचेगा, H2SO4 में SO4 बचेगा, उनको आप कंबाइन कर दो, ठीक है। तो मेटल पार्ट एक मेटालिक कार्बोनेट का और एसिड का H को छोड़ के जो रह गया उसको कंबाइन करके जो कंपाउंड बनेगा वो आपका सॉल्ट हो गया और H2O और CO2 तो फिक्स्ड ही है। तो फिर बस क्या रह गई, बैलेंसिंग रह जाएगी। सेकंड वाले में हाँ कंपैरेटिवली थोड़ी सी बैलेंसिंग ज़्यादा बड़ी है जैसे बाकियों में था, बट जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि 99% बहुत ईजिली हो जाते हैं। कुछ ही ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, ये भी उन्हीं में से है जिसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा बैलेंसिंग में। तो इसको छोड़ के जनरली हमने सारे ईजी ही देखे हैं। तो अगला आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का एग्जांपल है जिसमें हाइड्रोजन भी है। तो उसमें भी भाई हमें यही करना है, सोडियम बाइकार्बोनेट का आप मेटल पार्ट जो Na है उसको अलग करो। HCl में से जो हाइड्रोजन को निकल के रह गया Cl है, H2SO4 होता तो आपका क्या रह जाता, SO4 रह जाता। तो उनको हम कंबाइन करेंगे। तो जैसे इसमें मैं Na को और HCl में से Cl को कंबाइन करूँ तो क्या मिला मुझे, NaCl कॉमन सॉल्ट और बाकी वही H2O और CO2। तो बाइकार्बोनेट आने से ना कुछ खास फ़र्क नहीं आता है। बाइकार्बोनेट होने से बस बैलेंसिंग में थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है कि थोड़ा आपको बैलेंसिंग में और देखना है, या हाइड्रोजन को भी आपको और ध्यान से देखना है कि उसकी बैलेंसिंग हुई है कि नहीं। बाकी कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। उल्टा बाइकार्बोनेट होने की वजह से बैलेंसिंग कंपेरेटिवली ज़्यादा ईजी हो जाती है एक बाइकार्बोनेट की एज़ कम्पेयर टू एक खाली कार्बोनेट की। तो वही है बेसिक रूल, वही है, एक मेटल के बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट से आप मेटल का पार्ट और एक एसिड में से H को छोड़ के जो रह गया, Cl रह गया, SO4 रह गया। अगर एक नाइट्रिक एसिड होता तो उसमें नाइट्रिक एसिड जैसे आप मान लो HNO3 है तो उसमें H निकाल के NO3 बचा। तो वो मेटल वाला पार्ट और H को छोड़ के जो बाकी एसिड का पार्ट है
उसको कंबाइन करके आपका एक कंपाउंड बन गया और बाकी H2O और CO2। तो इस तरीके से अगर आप बेसिक जो रूल है उस तरीके से करोगे तो बहुत ईजिली आपके रिएक्शंस आपको आ जाएंगे। बस एक रिटर्न प्रैक्टिस की और ज़रूरत पड़ेगी जिससे आप इसमें एकदम परफेक्ट हो जाओगे। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो आपने काफ़ी बार देखा है, एट्स में बहुत था वो चैप्टर में एग्जांपल्स इसके, कि एक एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। बेसिकली दो ऑपोजिट चीज़ें हम समझते हैं पढ़ने के टाइम पे या समझने के टाइम पे। तो अगर एसिड और एक बेस होगा तो क्या होगा, एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे तब सबसे पहले तो एसिड और बेस एक दूसरे के नेचर को काट देंगे और हमें एक सॉल्ट मिलेगा जो होगा न्यूट्रल इन नेचर। इसके बारे में हम और पढ़ेंगे जब हम सॉल्ट्स में जाएंगे कि वो कैसे काटते हैं, या थोड़ा बहुत हमें एसिडिक सॉल्ट मिलता है क्या, कि हमें बेसिक सॉल्ट मिलता है क्या, कि हमेशा हमें न्यूट्रल सॉल्ट ही मिलेगा जो ना ही एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा। तो इस चीज़ के बारे में भी हम पढ़ेंगे जब हम सॉल्ट्स में जाएंगे। बट जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, एक आपको सॉल्ट मिलता है जो जनरली न्यूट्रल होना चाहिए नेचर में, और आपको मिलेगा वाटर। इसके वजह से आपने कई एग्जांपल्स किए होंगे पहले भी, बट अब हम लोग फिर से ज़रा देख लेते हैं एक दो एग्जांपल। अब हमने HCl के बहुत सारे एग्जांपल किए थे, इसलिए ज़रा मैंने इस बार चेंज किया कि मैंने कहा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम लोग करते हैं। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस CaOH ट्वाइस, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कह रहे हैं। तो एक ही एग्जांपल है। तो अब देखो क्या होगा, H2SO4 का SO4 और CaOH ट्वाइस जो बेस है, ठीक है आपको बता देता हूँ मैं, पहले वाला एसिड है, सेकंड वाला हमारा बेस है। तो H2SO4 का SO4 और CaOH ट्वाइस का मेटल पार्ट जो C है वो इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारा बना CaSO4, और बचा क्या हमारे पास H2 और OH, इन शॉर्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो क्या बनाएगा H2O। तो इस तरीके से हमेशा होगा। ये जो कैल्शियम सल्फेट है आपका, ये आपका सॉल्ट हो गया, और हमारे पास हमने क्या पढ़ा था, एक सॉल्ट और एक वाटर। तो अगर हम लोग अगले वाले में जाएं तो वो क्या है, वापस H2SO4, और इस बार कैल्शियम ऑक्साइड है, हाइड्रो ऑक्साइड नहीं है, H नहीं है। तो भी ऐसा कुछ चेंज नहीं पड़ेगा, चेंज सिर्फ बैलेंसिंग में पड़ेगा करने में। तो H2SO4 और CO, एक एसिड का H2 निकाल दिया, क्या बचा SO4, कैल्शियम ऑक्साइड का मेटल पार्ट ले लिया Ca, तो वो दोनों मिलके क्या बनाएंगे CaSO4 प्लस H2। तो देखो बात क्या है, एसिड और एक बेस रिएक्ट करके एक सॉल्ट देंगे और वाटर देंगे। तो अगर आप दोनों रिएक्शन में देखो क्या है, बस बैलेंसिंग में एक हल्का सा फ़र्क है, वहाँ पे 2H2 है, इसमें एक सिंगल H2 है। तो बात पर क्या है, बेसिक प्रिंसिपल वही है कि एक एसिड और बेस वो मिला के क्या देंगे आपको, एक सॉल्ट देंगे जो जनरली, मैं जनरली कह रहा हूँ हमेशा नहीं, जनरली क्या होना चाहिए, एक न्यूट्रल होना चाहिए, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक, प्लस क्या हमें मिलेगा, वाटर। तरीका हम वो यूज़ करेंगे, एसिड का H निकाल देंगे, बाकी पार्ट एक जो हमारा बेस है उसमें जो मेटल पार्ट है उसको हम अलग करेंगे, वो मिलके एक कंपाउंड बनाएगा, और जो H2 है एसिड का और एक बेस का जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है वो मिलके क्या बनाएगा, हमारा वाटर। अगर अभी आप ये सोचो कि सर ये रिएक्शन तो काफ़ी सिमिलर उससे है, ये ऑलमोस्ट सेम ही है एक एसिड और मेटल ऑक्साइड से, तो हाँ बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। क्योंकि देखो जो मेटल ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, वो एक बेस ही होता है। अब कोई चीज़ उसका कुछ तो नेचर होगा, वो एसिड होगा, वो बेसिक होगा, वो हो सकता है न्यूट्रल हो। तो जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं, जैसे हमने ऊपर वाले एग्जांपल में देखा है कि एक मेटल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ये क्या होता है, एक मेटालिक ऑक्साइड या मेटालिक हाइड्रो ऑक्साइड एक बेसिक होते हैं, एक बेस होते हैं, बेसिक इन नेचर, जिसको हम बेस बुलाते हैं। तो अब क्योंकि वो भी एक बेस है तो रिएक्शन तो सेम ही होगा कि हमें एक सॉल्ट मिलेगा और पानी। इसलिए मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड या बेस प्लस एसिड के आपको प्रोडक्ट्स क्या है, हमेशा सेम ही दिखेंगे कि वो सॉल्ट प्लस आपको मिलेगा H2O। तो उसको और इसको साथ में पढ़ना एक ही बात है कि एक मेटालिक ऑक्साइड एक बेस है तो बेस प्लस एसिड करके आप पढ़ो, या आप उसे एक मेटालिक ऑक्साइड मेटालिक हाइड्रोक्साइड प्लस आप एसिड पढ़ो, बात एक ही है। तो ये चीज़ हमेशा आप लोग याद रखना कि एक मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, वो हमेशा बेसिक होते हैं नेचर में। अब आप लोगों ने सुना होगा कि ये चीज़ एल्कलाइन है, आजकल काफ़ी ट्रेंड हुआ है एल्कलाइन वाटर पीने का, या ये चीज़ एल्कलाइन है नेचर में, ये चीज़ एल्कली है। अब एल्कलाइन चीज़ या एक एल्कली क्या होता है,
जो चीज़ें बेसिक इन नेचर हैं, बेस में हम उन्हें कंसिडर करते हैं, वो अगर पानी में डिज़ोल्व हो सकती हैं तो उसे हम लोग क्या बुलाएंगे, एल्कलीज। जैसे आपका ये हो गया, जिंक हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। जो चीज़ें पानी में डिज़ोल्व हो सकती हैं, ठीक है, बेस चीज़ें, ठीक है, जो बेसिक इन नेचर है, जो बेस हैं, जो पानी में डिज़ोल्व हो सकती हैं, उन्हें हम लोग क्या बुलाते हैं, एल्कलाइन। तो अगर कोई चीज़ बेस है पर वो पानी में डिज़ोल्व नहीं हो रही है तो वो बेस है, वो बेसिक इन नेचर है पर वो एल्कली नहीं है। तो अगर कोई बेसिक चीज़, बेसिक इन नेचर, बेस है वो अगर पानी में डिज़ोल्व हो सकता है, पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, उसे हम लोग क्या बुलाते हैं, हम उसे एल्कलीज बुलाते हैं। तो अब एक और चीज़ आगे लिखी हुई है मैंने कि वाई एसिड इज़ पोर्ड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड। ये आई थिंक ये क्वेश्चन भी है टेक्स्ट बुक में, कई बार बोर्ड्स में भी आता है ये, कि एक हमारे पास देखो रिएक्शन करने का तरीका क्या होता है कि मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब में मान लो मुझे एसिड और वाटर का रिएक्शन कराना है। तो तरीके दो हैं कि मैंने टेस्ट ट्यूब में एसिड डाला है और मैं पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरा रहा हूँ, या आपको करना है तेज़ क्यों नहीं हम गिराते हैं, चलो तेज़ गिरा देते हैं। या एक मेरे पास तरीका ये है कि एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें वाटर है और उसमें मैं एसिड ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप बोलोगे सर बात तो एक ही है, रिएक्शन तो एसिड और वाटर का ही है। हाँ, पर फ़र्क क्यों है करने में, या क्यों ऐसे कराया जाता है कि वाटर में एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराते हैं। तो देखो दो चीज़ें, एक तो क्वेश्चन पहला ये है, ड्रॉप बाय ड्रॉप क्यों, फास्ट क्यों नहीं। अब उसका सिंपल आपको बताता हूँ मैं रीज़न क्या है। जब एक एसिड और वाटर रिएक्ट करते हैं तब होता क्या है कि वो ना एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर किसी ने फर्स्ट चैप्टर में या 8th में नहीं पढ़ा है एक्सोथर्मिक, तो मैं बता देता हूँ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसमें हीट बाहर निकलती है। तो ये ना हाईली एक्सोथर्मिक है। हाईली एक्सोथर्मिक मतलब बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी, तो वो डेंजरस हो सकती है, उसे टेस्ट ट्यूब फट सकती है, बंदे को बर्न्स हो सकते हैं, जो रिएक्शन का बंदी, ठीक है, जेंडर पे नहीं जाऊंगा मैं। तो एक सिंपल सी चीज़ है कि जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसको बर्न्स हो सकते हैं, टेस्ट ट्यूब फट सकती है। इसलिए क्या है, हम लोग एक तो ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं, दूसरी चीज़ हम वाटर में एसिड डालते हैं। क्यों? क्योंकि देखो वाटर में एसिड डालना मतलब वाटर है उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड आ रहा है, पर अगर मैं एसिड है उसमें वाटर डाल रहा हूँ तो वो पूरा एसिड क्या है, वो वाटर के साथ रिएक्ट करने की कोशिश करेगा, तो वो बहुत ही क्या है, वो हाईली एक्सोथर्मिक हो सकता है। इसलिए हमेशा कोशिश की जाती है कि वाटर में एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला जाए ताकि रिएक्शन ज़रा कंट्रोल में हो। तो ये है इसका रीज़न कि वाटर में हमेशा एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराया जाता है ताकि रिएक्शन कंट्रोल में हो और उसकी जो हीट लिबरेट हो रही है वो इतनी ज़्यादा ना हो कि टेस्ट ट्यूब फट जाए या बंदे को बर्न। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वो है डाइल्यूशन, ठीक है। और डाइल्यूशन होता क्या है कि जैसे आपको मैं समझाऊं कि एक मान लो आपका एसिड है, ठीक है, और वाटर है, मतलब एक आपके पास सॉल्यूशन है, उसमें आप मान लो 100 ml का सॉल्यूशन है, 30 ml आपका एसिड है, 70 ml आपका वाटर है। अगर आप वाटर ऐड करते जाओगे, ठीक है, तो क्या है देखो, अब पहले वाले में जब 30 ml एसिड था, 70 ml हमारा वाटर था, तो एसिड की परसेंटेज क्या है, 30/100, ठीक है, मतलब हर 100 ml में 30 ml एसिड है। अगर मैं पानी बढ़ाते जाऊँ, मान लो मैंने 50 ml क्या है, बढ़ा दिया है, तो अब क्या है देखो, मेरा सॉल्यूशन हो गया 150 ml का, तो जिसमें 30 ml एसिड है और 120 ml, ठीक है, तो क्या है, वाटर है। तो एसिड की जो स्ट्रेंथ है कंपेयर टू वाटर, क्या है, वो कम होती गई ना। तो इसे हम कहते हैं डाइल्यूशन। अगर मैं आपको इसको मैथ्स के थ्रू भी एक बार समझा दूंगा, मतलब कैलकुलेशन वाइज, कि कैसे हम कहते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ कम हुई है। तो बेसिकली अगर एक सॉल्यूशन में, एसिड या बेस के सॉल्यूशन में, उनकी कॉन्सेंट्रेशन या उनकी परसेंटेज जो है वो कम होती जाए, ठीक है, इससे हम लोग क्या बुलाते हैं, इसे हम बुलाते हैं डाइल्यूशन। ये आपको मैं कैलकुलेटिवली भी एक बार करके दिखाता हूँ। तो हम लोग पहला एग्जांपल लेते हैं कि मान लो 30 ml आपका क्या है, एसिड है, और 70 ml आपका वाटर है। तो टोटल सॉल्यूशन मेरा 30 + 70 कितना हो गया, 100 ml का। अब परसेंटेज ऑफ एसिड हम लोग कैसे निकालेंगे, एसिड कितना है अपॉन टोटल कितना सॉल्यूशन है इनटू 100, परसेंटेज हम लोग इनटू 100 ही करते हैं।
तो 30 ml एसिड था, टोटल सॉल्यूशन मेरा 100 ml था इंटू 100। तो कैलकुलेशन के बाद हमें क्या मिला 30% की एसिड की परसेंटेज क्या है 30% है। अब अगर हम लोग मान लो 50 ml आपने वाटर ऐड कर दिया तो आपका 70 ml क्या बना, वो 120 ml बन गया वाटर। तो एसिड तो उतना ही था, आपने वो सॉल्यूशन में वाटर ऐड किया, तो 30 ml एसिड है, वाटर आपका 70 से 120 पे पहुंच गया क्योंकि आपने 50 ml पानी ऐड किया। तो टोटल सॉल्यूशन 30 प्लस 120 करके कितना हुआ 150 ml। अब परसेंटेज ऑफ एसिड वही चीज़ है, एसिड कितना है उसमें डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्यूशन इंटू 100 परसेंटेज के लिए। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करो, मैंने ज़्यादा वो कैलकुलेशन उसमें दिखाई नहीं है ताकि वो फिर ऐसा ना हो कि समझ में ही ना आए हो, तो वो कितनी कैलकुलेट होके आ रही है 20%। तो देखो आपकी परसेंटेज घट गई ना। इस तरीके से अगर हम वाटर ऐड करते हैं तो क्या होता है सॉल्यूशन में, चाहे वो एसिड हो चाहे बेस हो, उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है कम होती जाती है। तो इससे हम लोग क्या कहते हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूट करना, एक एसिड और एक बेस की जो स्ट्रेंथ है उसे वीक करना, उसे कम करना उसकी स्ट्रेंथ को, उसे हम क्या कहते हैं डाइल्यूशन कहते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया डाइल्यूशन का भी। नेक्स्ट हम लोग पीएच स्केल और आगे इस चैप्टर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।